आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं नोट करके दे रहा हूँ, आप लिखिए वो। If an object while performing circular motion traces angle theta that is angular displacement, then number of rounds can be given as n equals to theta upon 2 pi. n equals to theta upon 2 pi. नंबर ऑफ राउंड्स को इस फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 पाई। तो उसने कितने नंबर ऑफ राउंड्स कवर किया होगा? तो थीटा अपॉन 2 पाई, 4 पाई अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो आप इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझे? क्योंकि हमको मालूम होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें मैंने एक बात बताया था, कोई भी चीज़ अगर एक पूरा गोल चक्कर काट के आ जाती है तो कितना एंगल कवर करती है? 2 पाई, 360 डिग्री। उसको अपन क्या बोलते हैं? 2 पाई। तो एक चक्कर काट गई 2 पाई, 2 चक्कर काटेगी तो 4 पाई, 3 चक्कर 3 पाई, है ना? तो नंबर ऑफ राउंड्स, क्योंकि क्या होता है अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ राउंड्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ राउंड्स। अब इसमें तुम बोलते हैं यार नंबर ऑफ राउंड्स के लिए तो कोई फॉर्मूला हमने आज तक देखे नहीं। तो बेटा एक्चुअल में तुमको थीटा कैलकुलेट करना रहता है। तुम क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? थीटा, फिर उसको 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो खैर चलिए, ये था कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। अगला है आई थिंक एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट शुड बी द टाइटल नंबर? 6.2.4 है ना? 6.2.4 एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या हर एक सेकेंड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time. The rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. Rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा आपका डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर सिंपली आप उसको थीटा अपॉन टी भी बोल सकते हैं, जहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आता होगा फॉर्मूला डेल्टा थीटा वाला। तो देखो, मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी, और मैं सारे एंगल इस एक्सिस से नापने वाला हूँ। टाइम T1 पे वो यहाँ था और इसने एंगल कितना बनाया था? थीटा 1। टाइम T2 पे वो यहाँ था
और उस वक्त उसने एंगल कितना बनाया था, थीटा 2 एंगल बनाया था। अब मैं बोलूँगा मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी का एंगुलर वेलोसिटी पता लगाना है। कहाँ से कहाँ तक, ये पोजीशन P1 से लेकर पोजीशन P2। तो इस वक्त मैं आपसे पूछूंगा भैया ज़रा बताना तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपका। तो आप बोलेंगे सर ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल है ना, डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। तो मैं बोलूँगा अच्छा वो कैसे निकालेंगे यार, मेरे पास तो ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो मैं बोलूँगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा फिर। अब मुझे एक बात बता, जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ ये 60 डिग्री है, 60 चलो 70 ले लेता हूँ मैं, 70 डिग्री है ये 70 डिग्री है। तो बता ये कितना होगा फिर, 20 डिग्री नहीं सॉरी 40 डिग्री है ना, 70 - 30 करेंगे आप। तो वही तो खेल करना है यहाँ पे, θ2 - θ1 ये हो जाएगा आपका ये बीच वाला एंगल। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा फिर, है ना। मान लो जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी, जब जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी तो 0 सेकंड, यहाँ पहुँचा तो 3 सेकंड, यहाँ जब पहुँचा तो 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा 2 सेकंड्स। 5 में से 3 को माइनस करेंगे ना तो उस सिचुएशन में तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, है ना। मगर तुम लोग डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो कि तुमने डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट किया, ये तुम्हारा ओरिजिन है ना। तुम्हारा ये t = 0 और t = 3 और अब तुमने बोला 30 डिग्री, तुमने डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट किया, जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से कैलकुलेट कर रहे हो। मैं बोलूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30, टाइम कितना लगा 3 सेकंड। तो उस सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो कि डायरेक्ट आप स्टार्टिंग पोजीशन से एंगल नापते हो, डायरेक्ट स्टार्टिंग टाइम से आप क्या करते हो, टाइम को नापते हो। तो उस सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। आई क्या बात समझ में आपको। ये कई जगह डेल्टा आते रहेगा, डेल्टा कभी भी कहीं आया ना, इसका मतलब क्या है, जो जर्नी चालू है वो बीच में से कोई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की वैल्यू बोल रहा है वो, है ना। और अगर डेल्टा नहीं आया इसका मतलब शुरू से वो बोल रहा है वैल्यू, ठीक है। ये इन डेप्थ गहराई वाली बात हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू नापने का तरीका। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब आपको अगर एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जो लिमिट है टाइम का, इट शुड टेंड्स टू 0, मतलब टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो आपको अभी भी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी निकालना पड़ेगा, मगर टाइम का लिमिट कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका सादा कैलकुलेशन नहीं जमेगा, आपको एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव्स, है ना। जब कभी भी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं तो आप एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स dθ अपॉन dt, ठीक है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यकीनन उसका कोई ना कोई क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब सवाल उठा डायरेक्शन क्या होगा, विच इज गिवन बाय its direction is given by right hand screw rule। मतलब वो जिस रूल से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देते हो उसी रूल से आपको एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन देना है। यानी अगर कोई चीज़ ऐसी इस तरह से गोल गोल घूम रही है ना, तो अब राइट हैंड को, फिंगर्स को उसके जिस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, अंगूठा जिस तरफ आएगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। बात समझ में आ रही क्या। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा 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 घूम रहा, उंगलियों को ऐसा मोड़ो, फिर एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा घूम रहा, एंगुलर वेलोसिटी किधर आएगा, राइट हैंड ऐसा मोड़ो, एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, फिंगर्स को मोड़ा ऐसा, अंगूठा किधर आया, नीचे की तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा।
ठीक है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड और डायमेंशन क्या होगा, है ना, डायमेंशन होगा एल, नॉट एल, इसका जस्ट डायमेंशन होगा t-1, क्योंकि रेडियन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ सेकेंड यानी कि टाइम का डायमेंशन होता है t-1। आया समझ में? ठीक है। और ख़ास बात एक नोट करने लायक, एंगुलर वेलोसिटी is also called as angular frequency। एंगुलर वेलोसिटी को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, उसी को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगला क्या है बेटा? हाँ, 6.2.5 रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v and angular velocity omega। relation between linear velocity v and angular velocity omega। linear velocity और angular velocity के बीच में क्या relation आएगा आपको वो पता लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा रफ फॉर्मेट में लिखूंगा, कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, कंसीडर a particle performing uniform circular motion, uniform circular motion, ठीक है। एक पार्टिकल को मैं कंसीडर कर रहा हूं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, the relation between linear displacement and angular displacement is given by, किसी भी वक्त लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन इस तरह से दिया जाता है, S = R × थीटा। ओके, डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, दिए गए इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो। d/dt ऑफ s = d/dt ऑफ r × थीटा। देखो बेटा क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, मान लो उसने जर्नी यहाँ से शुरू किया, तुमको नहीं लगता थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा, मान लो b पोजीशन पे, तो उस दौरान थीटा इधर रहेगा और s इतना रहेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद इधर आ जाएगा वो, तो तब थीटा इतना हो जाएगा और फिर s इतना हो जाएगा। मतलब नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका s बदलता है, थीटा बदलता है।
देखना यहाँ पर था, जब यहाँ से यहाँ आया तो एंगल कितना था, थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जहाँ सीधी लाइन खींच एस, यहाँ से जब वो यहाँ आ जाएगा तो थीटा इतना हो जाएगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से सीधी लाइन खींच, बढ़ गया ना। ये तो एस बदलता रहता है लगातार और थीटा बदलते रहता है, मगर एक चीज़ है जो नहीं बदलती। वो क्या नहीं बदलता, रेडियस। रेडियस वेक्टर बोला क्या, नहीं, क्या बोला, रेडियस। तो मतलब यहाँ पर रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर रेडियस कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि डेरिवेटिव के बाहर ले सकता हूँ। कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव नहीं होता ना, उसको अपन बाहर कर देते हैं। ये डेफिनेशन हो गया था आपका। किसी का बाकी है, किसी का बाकी है? तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर आपका ds अपॉन dt तो v हो जाएगा r इंटू डी थीटा अपॉन dt, ओमेगा हो जाता है। v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 10 बार उसको अभी याद कर लो। v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ठीक है, चलो मान लिया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, चलो मुझे बताओ, देखता हूँ कौन पहचानेगा इसका सही क्या आएगा इन वेक्टर फॉर्म। मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा, या फिर इसको ऐसा लिखना चाहिए, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। कौन सा वाला सही है, पहचानो। याद है अपन ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सही सीक्वेंस पहचाने थे अपन ने। उसको कैसे पहचाने थे, सबसे पहले तीनों के डायरेक्शंस मार्क किए थे। चलो ट्राई करो तो। ट्राई करो, इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है जो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पॉज कर दो उसको, ये सेंटर है इसका, ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, रेडियस वेक्टर का। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो ब्लैक वाली मार्कर है ये क्या इंडिकेट कर रही है, रेडियस वेक्टर। फिर ये क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी का, रेड वाला है क्या, और ये डायरेक्शन होगा काय का, ओमेगा का। देख लो अच्छे से, एक पार्टिकल है जो ऐसा ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, इमेजिन कर रहे हैं आप। मैंने इसको यहाँ पॉज कर दिया, इसके मोशन को यहाँ पे पॉज कर दिया। ये क्या इंडिकेट करेगा, रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन क्या इंडिकेट करेगा, लीनियर वेलोसिटी। याद है ना, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होता है, टेंजेंट के साथ साथ बाहर की तरफ। और ये रह गया ओमेगा, ये क्या होगा, ओमेगा। अच्छा मुझे बताओ, ओमेगा का और आर का बेस आपस में अटैच्ड है, मगर वी का बेस आपस में अटैच्ड है क्या, नहीं। बिना डायरेक्शन चेंज किए मैं इसको इधर सरकाऊंगा ताकि इसके बेसिस आपस में जुड़ जाए। अब फिर से देखो, ये क्या है, ओमेगा, ये क्या है, आर, ये क्या है, वी। फिर से देखो, ये क्या है, ओमेगा, आर, वी। कंफर्म, ठीक है। कौन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया है, आर और ओमेगा को। आंसर में कौन आया है, वी। तो जो आंसर में आया उसको क्या करेंगे, ऊपर, मतलब ये वी को करूँगा मैं ऊपर, वी आ गया है ना। ये क्या है, ओमेगा, ये क्या है, आर। सीधे हाथ को लूँगा मैं, अंगूठे को उसके साथ में रखा और ऐसा स्वाइप किया मैंने। पहले कौन मिला, ओमेगा, बाद में कौन मिला, आर। तो सही सीक्वेंस क्या हुआ, सेकंड वाला, ओमेगा क्रॉस आर। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने पहचाना कि सही सीक्वेंस क्या है, ओमेगा क्रॉस आर। तो दिस इज द रॉन्ग वन, दिस इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट,
इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। A scooter is going around a circular road of radius 100 meters at a speed of 10 meters per second, full stop. The angular speed of the scooter will be, the angular speed of the scooter will be. एक स्कूटर है जो राउंड ट्रैवल कर रहा है एक रोड पर, इस तरह से टर्न ले रहा है, ऑफ रेडियस 100 मीटर। R is given as 100 meters at a speed of 10 meter per second। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी वो पूछा गया है। इजी है बहुत, सिंस V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू V बाय R। तो V कितना है अपने पास 10, R कितना है 100, यानी वो कितना हो रहा है 0.1 रेडियन पर सेकेंड, नॉट 10, इट्स 0.1 रेडियन पर सेकेंड। आया समझ में? नेक्स्ट, a particle P is moving in a circle of radius small a with a uniform speed small v, full stop. Capital C is center of the circle and AB is a diameter. AB is a diameter, full stop. When passing through capital B, the angular velocity of P about A and C are in the ratio. First option is 1:1, second option is 1:2, third is 2:1, and last is 4:1. तो एक पार्टिकल है जिसका नाम P है, वो मूव कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस स्मॉल a है।
और उसकी स्पीड लगातार यूनिफॉर्म है, दैट इज़ v। c इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ab इज़ द डायमीटर। तो इस चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये है A, ये है B, ये है C, ये है रेडियस A। पार्टिकल फिलहाल पॉइंट P पे है, ये P पार्ट नाम का पार्टिकल है, पॉइंट B पर है जब वो। तो इसने कहा कि देखो वो इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, उसका AB डायमीटर है, C उसका सेंटर है, मतलब C के अतराफ गोल गोल घूम रहा है। मगर ऐसा है, देखो यहाँ पर उसने कहा कि आप पता लगाओ कि उसका एंगुलर वेलोसिटी का रेशो क्या होगा अबाउट पॉइंट A एंड अबाउट पॉइंट C। अबाउट पॉइंट A एंड अबाउट पॉइंट C उसकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशो क्या होगा वो पता लगाओ। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये अबाउट पॉइंट A, अबाउट C, ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। अबाउट C समझ में आता है कि भैया C को सेंटर मान के पता लगाओ। अबाउट पॉइंट A कैसा, हमको मालूम है कि पार्टिकल ऐसा गोल गोल घूम रहा, मगर अगर हम उसे ऐसा इमेजिन करें कि ये इस A को भी सेंटर मान के गोल घूम सकता है, A को भी सेंटर मान के गोल घूम सकता है, तो भैया देखो अगर उतने ही स्पीड से वो A को सेंटर मान के गोल घूमे, उतनी ही स्पीड से वो अगर A को सेंटर मान के गोल घूम रहा है, A को सेंटर मान के गोल घूम रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई पता लगाओ एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा जब वो पॉइंट C को सेंटर मान के गोल घूमेगा और जब पॉइंट A को सेंटर मान के गोल घूमेगा, तब एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा। और उसने क्या बोला कि यहाँ पर जब होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी v। देखो ये जो पॉइंट है ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, ये जो पॉइंट है ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। तो इस पॉइंट पर जब आपका पार्टिकल होगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो दोनों सर्कल के लिए होगी, है कि नहीं। मतलब ये जब इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या है v, इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी। ये इमेजिनरी सर्कल है, ये रियलिटी में है क्या नहीं। उसने बोला मान के चलो अगर ऐसा हुआ तो हमको मालूम है वो ऐसा घूम रहा है ना, अबाउट पॉइंट C घूम रहा, मगर उसने क्या बोला ऐसा मान के चलो कि अगर वो अबाउट पॉइंट A भी अगर घूम सके, अगर वो अबाउट पॉइंट A घूम सके, ऐसा मान के चलो, तो उस सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा। तो मैं कहूँगा देखो पहले नाम किसका दिया, बेबी अबाउट A एंड C है ना, जिसका नाम पहले आया अबाउट A एंड अबाउट C। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कैलकुलेट करना है एक्चुअल में वो मुझे कैलकुलेट करना है सीक्वेंस के हिसाब से ओमेगा A अपॉन ओमेगा C। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा A अपॉन ओमेगा C, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, V बाय R। तो देयरफॉर ओमेगा A अपॉन ओमेगा C इज इक्वल्स टू VA अपॉन RA, VC अपॉन RC, VA इंटू RC और VC इंटू RA। ठीक है, अब मैं कहूँगा देखो VA मतलब क्या है, अगर वो A को सेंटर मान के घूमेगा तब, VC क्या है जब C को सेंटर मान के जब घूमेगा तब, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है। बोले यार दोनों टाइम तो सेम ही है, V और V। अच्छा RC यानी कि रेडियस एट पॉइंट C कितना है, तो बोले ये स्मॉल a है। अच्छा RA यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस कितना है, ट्वाइस a। तो तुमको क्या लगता है कि फिर आंसर क्या आएगा, है ना, ये V कटा V कटा A कटा A कटा, ये क्या हो जाएगा 1:2, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट, what is the linear velocity, linear velocity कितनी होगी, कॉमा, if vector omega equals to 3 I cap plus 4 j cap, not plus, is it plus or minus, minus 4 j cap plus k cap, and vector r equals to 5 I cap minus 6 j cap plus 6 k cap. v निकालो क्या आएगा, v निकालो क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, इसका वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। देखो वेक्टर v इज इक्वल्स टू, नीचे लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, बहुत दिनों बाद क्रॉस प्रोडक्ट आया सामने। ओमेगा के कोएफिशिएंट्स क्या है, 3 - 4 1, 3 - 4 1। आर के कोएफिशिएंट क्या है, 5 - 6 + 6, 5 - 6 एंड +6। ओके, देखो वेक्टर v इज इक्वल्स टू आई कैप, जब आप आई कैप लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके नीचे का जो रो है या उसको कॉलम है इसको छोड़ देते हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 6 × -4 कितना होगा, -24 माइनस, हाँ, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -6, तो -6 क्या होता, +6, फिर माइनस जे कैप, जब जे कैप करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे के नीचे का कॉलम छोड़ देंगे, 3 × 6 = 18 -5 प्लस के कैप, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, -18 माइनस +20, अच्छा -24 + 6 कितना होता है, -18 आई कैप, 18 - 5 कितना होता है, 13, मतलब -13 जे कैप, ये हो जाएगा +2 के कैप, दैट्स योर आंसर। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करने का था। अगला टाइटल कितना है, नंबर, सॉरी 6.2.6, तो 6.2.6
हाँ, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। ओके, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो पार्टिकल ए से बी पोजीशन पे आता है, तो रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेस किया? एज यू कैन सी, रेडियस वेक्टर थीटा एंगल ट्रेस करता है, इट कवर्स एन एंगल थीटा। अगर रेडियस वेक्टर ने थीटा एंगल ट्रेस किया तो वेलोसिटी वेक्टर भी अपनी पुरानी वाली पोजीशन से थीटा एंगल से डाइवर्ट हो जाता है ना। देखो, सिंपल सा फैक्ट है। अगर मैं कहूँगा कि ठीक है, देखो ये जो ब्लू पेन है वो रेडियस वेक्टर है और जो ब्लैक वन है ये वेलोसिटी वेक्टर है ना। अब आप जैसे कि आप जानते हैं, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली आउटवर्ड्स ही होता है। तो अब अगर मैं कहूँगा, आप जस्ट इमेजिन करिए, आप फोकस इस पे करिए, इस पे भी ध्यान दो, अभी फ़िलहाल देख लो उसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। अब इस पे फोकस करो, मैंने इसको 90 डिग्री के एंगल से बेंड किया। इसको कितने एंगल से बेंड किया? 90 डिग्री। देखो ये भी 90 डिग्री है ना। अगर इसकी पुरानी वाली पोजीशन देखो, ऐसी थी ना, पुरानी वाली पोजीशन इसकी, आप खुद देखो ना, पुरानी वाली पोजीशन ऐसी थी, डायरेक्शन ऊपर था, अब ऐसा आ गया। तो अगर मैं पुरानी वाली पोजीशन देखूँ उसकी, तो ऐसी थी, अब ऐसी आ गई। कितने एंगल से बेंड हुआ? 90। जितने एंगल से तुम्हारा रेडियस वेक्टर टर्न होता है, उतने ही एंगल से तुम्हारा ये वेलोसिटी वेक्टर भी टर्न होता है। तो अगर ये थीटा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर का इनिशियल और फाइनल का जो एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा। तो फिर मैं कहूँगा कि भैया ज़रा बताओ तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा? इट विल बी v या डेल्टा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस थीटा है। और अगर मैं कहूं कि मान लो ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं v1 और v2 को सेम बोल सकता हूं। इस सिचुएशन में v1 और v2 को सेम बोल सकता हूं, जिसको v बोलते हैं। भैया मगर इतना ध्यान रखो, मैंने v1 v2 को सेम बोला, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 कभी भी आपस में सेम नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v लिख सकता हूँ। तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ याद आया? कल के 6 पार्ट हो, v की जगह क्या था? सिर्फ r था, और फाइनल में क्या आया था? 2r साइन थीटा बाई 2, और इसमें आएगा फाइनल में 2v साइन थीटा बाई 2। मैं जैसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा नहीं, पूरा सॉल्व करके, जैसे v की जगह r है ना, और डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद ये आएगा ट्वाइस v साइन थीटा बाई 2। राइट इट डाउन। क्या हो गया? नाटक चलते रहता। अब रोशनी वहां पर आएंगी वापस, अब राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर path of radius 2 meters and with uniform speed of 5 meter per second. Full stop. What will be the change in velocity when the particle completes half of the revolution? ओके तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है, एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में है जिसका रेडियस है 2 मीटर, जिसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. उसने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया? हाफ. इट कवर्स हाफ रिवॉल्यूशन. हाफ रिवॉल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस होता है? पाई 180 डिग्री, है ना. तो भाई ठीक है, पाई बोलो 180 डिग्री बोलो, एक ही बात है. तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा, तो वाइस वी साइन पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री. साइन 90 कितना होता है? 1. तो 2 मल्टीप्लाई बाय वी 10 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी. दैट्स इट. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट 2.7. I think it's period and frequency of revolution, isn't it? Period and frequency of revolution. Period and frequency of revolution. इसमें से सबसे पहले अपन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. टाइम पीरियड. सबसे पहले टाइम पीरियड या फिर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. सो व्हाट इज टाइम पीरियड? वैसे इन जनरल टाइम पीरियड का मतलब होता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, पूरा एक्शन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कहेंगे कौन सा एक्शन हो रहा है? सर्कुलर मोशन. एक पार्टिकल है जो गोल गोल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब्दुल्ला सीधर. एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. कौन सा एक्शन है उसका? सर्कुलर मोशन. तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. मैं लिखूंगा द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट one revolution is called as
पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जनरली इसको सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल टी से। ओके, तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। ओके, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैपिटल टी को क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो पूरा एक सर्कल जब वो कंप्लीट करता है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होता है, सरकमफेरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई आर और स्पीड क्या रहेगी, v। ये एक फॉर्मूला आया मेरे पास टाइम पीरियड का, 2 पाई आर अपॉन v। अब देखो बेटा, सिंस v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला डाल दूंगा 2 पाई आर अपॉन आर इंटू ओमेगा, और आर क्या हो गया, कैंसिल। देयरफॉर कैपिटल T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये मेरे पास कैपिटल T की वैल्यू आ गई, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T आप इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा है। अभी ये और आने वाला अगला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत बार ये यूज़ होते रहता है। तो इसको नेग्लेक्ट ना करें, अच्छे से ध्यान दीजिए, समझ के करें कि क्या है टाइम पीरियड, गोल चक्कर काट के वापस आने के लिए लगने वाला टाइम। इसको कैलकुलेट किया अपन ने, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर, स्पीड बोले तो v की जगह r इंटू ओमेगा, तो फॉर्मूला ये बना। देखो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या आएगा, अब टाइम है ना वो, तो सेकेंड्स ही जाएगा, और डायमेंशन जो रहेगा सादा, जो भी टाइम है या टाइम पीरियड है, डायमेंशन क्या रहेगा, t1। अब सेकेंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, वैसे फ्रीक्वेंसी का तो बेसिक मीनिंग होता है कोई भी एक्शन 1 सेकेंड में कितनी बार हो रहा है, कोई भी एक्शन 1 सेकेंड में कितनी बार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। जब हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितनी बार वो रिवॉल्व हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो 1 सेकेंड में कितनी बार रोटेट हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट किया, है ना। तो ये हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग होता है कि कोई भी एक्शन 1 सेकेंड में कितनी बार हो रहा है। और यहाँ पर कौन सा एक्शन है, रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में वो कितनी बार रिवॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ revolutions made per unit time is called as frequency of revolution। 1 सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जो है 1 अपॉन कैपिटल T होता है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो v अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। और साथ ही साथ n इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूँ, और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n। ये बहुत मशहूर रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
क्योंकि अगर आपको याद होगा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आज ही पढ़ाया मैंने। और देखो आगे जब लिखा इस साइड कॉर्नर में मैंने एक चीज़ दिखाया था नोट करके, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो दोनों के बीच का ये रिलेशन है। एसआई यूनिट, आरपीएस और रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड और हर्ट्ज। HZ करके जो देते हैं, डायमेंशन T-1 ऐसा यूनिट। आरपीएस वही होता है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड को ही आप बोलते हैं आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, और उसी को हर्ट्ज भी कहा जाता है। जैसे एक आध ऑब्जेक्ट है जो एक सेकंड में 5 रिवॉल्यूशंस मार लेता है, तो मैं बोलूँगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलेंगे 5 आरपीएस, यानी 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, या उसी को बोलेंगे 5 हर्ट्ज, है ना। नोट, इफ फ्रीक्वेंसी इज इन आरपीएम, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, आरपीएम में है, देन अगर फ्रीक्वेंसी आरपीएम में आती है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट में आती है, इट कैन बी कन्वर्टेड इन आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। कैसे, तो x, अगर मैं मान लो आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आरपीएस इज इक्वल टू 1 आरपीएस इज इक्वल टू 1/60 आरपीएम। आरपीएम को आप 60 से डिवाइड करिए, है ना, आपको पता चल जाएगा कि आरपीएस क्या है। अरे सिंपल सी बात है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो एक मिनट में 120 रिवॉल्यूशन मार रहा है, वो एक मिनट में कितने, 120 रिवॉल्यूशन। अगर एक मिनट में 120 है तो एक सेकंड में कितने, 120 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 120 में 60 सेकंड होते हैं, सॉरी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, 2, तो वो एक सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन मार रहा है। याद रखना, कई बार आपको आरपीएम में दिया जाता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आरपीएस में, फिर सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, आज के लिए आखिरी जो पार्ट लेने जा रहा हूं मैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप इधर का हो गया होगा सभी का। सिक्स 2.8 angular acceleration. The rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. The rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. सिंपल एक्सेलरेशन जैसा है वो। लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, कितनी तेजी से स्पीड बढ़ रही। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कितनी तेजी से उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि भैया अपन पंखा जब ऑन करते हैं क्या होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है ना, तो मैं देखूँगा हर एक सेकंड में उसकी एंगुलर स्पीड कितने से बढ़ रही, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
तो उसको तो भैया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, जिसको आप क्या लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या फिर जस्ट ओमेगा अपॉन टी भी बोल सकते हैं। मगर साथ ही साथ एक और चीज़ बात ध्यान में रखिएगा, सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, है ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को आप ऐसा भी निकाल सकते हैं 2πn2 माइनस n1, और मान लो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू टी, तो 2πn2 माइनस n1 अपॉन टी। तो ये आपका इस तरह से भी आप एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, देखो अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ऑफ कोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इधर राइट साइड का हो गया फ्रीक्वेंसी, किसी का बाकी है? चलिए, अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन कैसा दिया जाता है? केस 1, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है ना, जैसा कि भाई आपका जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो राइट हैंड स्क्रू रूल से पता चल जाता है कि ओमेगा का डायरेक्शन कैसा आएगा। अब गौर से देखो उधर, राइट हैंड स्क्रू रूल से पता चल जाता है ओमेगा का डायरेक्शन क्या आएगा, मगर एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से पता नहीं चलता। तो बोले फिर किससे पता चलता है? नेचर ऑफ ओमेगा से, नेचर ऑफ ओमेगा से। अच्छा एक बात बता, तू गाड़ी चला रहा, तेरा टारगेट है कि तू आगे बढ़ना चाहता, तू गाड़ी लेके जा रहा आगे, है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा, कहाँ जा रहा? यूनिफॉर्म स्पीड से एक आगे की तरफ जा रहा है। तू एक्सेलेरेटर पैर दबाएगा, यानी तेरी स्पीड बढ़ेगी, मतलब तू उसी डायरेक्शन में और तेजी से बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि तेरे को कोई आगे की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। मतलब जब तू गाड़ी चलाता है एक्सेलरेटेड मोशन में, जो तेरे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तेरे को वो फोर्स फील होता है। ऐसा लग रहा है कि सामने की तरफ को मेरे को ढकेल रहा, और F इज इक्वल टू ma, है ना, कि भैया जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यानी तेरी गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे की तरफ। अब तू गाड़ी चलाते चलाते तू ब्रेक मारेगा, गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक मारेगा। मान लो तो रोकना नहीं है, मगर गाड़ी की स्पीड स्लो करना है, मान ले, है कि नहीं, तो गाड़ी की स्पीड स्लो करने के लिए ब्रेक मारेगा। तो तेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, आगे की तरफ ही हो रहा है, मगर अब तेरे को फोर्स किधर फील हो रहा है, पीछे की तरफ। ऐसा लग रहा है कि तो पीछे खींच के तेरी स्पीड को क्या कर रहा है, कोई कम कर रहा है ना। तो जब तू स्पीड कम करता है तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तेरे को फोर्स फील होता है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है, इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन भी कहाँ मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वैसी चीज देख, अगर किसी चीज की कोई चीज ऐसी घूम रही है ना, और उसकी स्पीड बढ़ रही है अचानक से, अगर उसकी स्पीड बढ़ रही तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही आएगा। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसी की तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हेलीकॉप्टर है, मान ले तो हेलीकॉप्टर चला रहा है ना, तू मान ले अभी सिर्फ मान के चल, है ना। तो भैया अगर तू हेलीकॉप्टर चला रहा और तू उसकी क्या करता, स्पीड बढ़ा देता, है ना, तो उसकी क्या करता है, रोटर की स्पीड बढ़ा दे रहा है। अब तू जब रोटर की स्पीड बढ़ाएगा तो देख तेरे जो ब्लेड्स ऐसे घूम रहे गोल गोल, तो उसकी थीटा का डायरेक्शन क्या है, ऊपर। और जब तू स्पीड घुमाएगा तेरा कहाँ मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ। ऐसा लगेगा तेरे को फोर्स कहाँ लगा रहे कोई, ऊपर। तो एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, सेम। वहीं अगर तू मान ले
तो हेलीकॉप्टर चला रहा वहीं एक पोजीशन पे था, है ना, एक जगह पे बस बैठा हुआ है, और तेरे जो ब्लेड्स ऐसा घूम रहे जिसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, तूने रोटर की स्पीड कम कर डाला, क्या होगा? नीचे आएगा, है ना। अब तेरे को क्या नजर आ रहा है कि भैया अब ये एंगुलर एक्सेलेरेशन तुमको कहाँ कर रहा, नीचे खींच रहा। मतलब जो रोटर तो चाह रहा है कि वो अपन ऊपर ढकेलना उसको, मगर तुमने एंगुलर एक्सेलेरेशन को क्या कर दिए, कम कर दिए, तो वो तुमको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है ना। एंगुलर वेलोसिटी को कम कर दिए, सॉरी नॉट एंगुलर एक्सेलेरेशन को, एंगुलर वेलोसिटी को कम कर दिए, तो वो अब एंगुलर एक्सेलेरेशन तुमको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा। तो याद रखना, अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का, ओमेगा का, थीटा का, सबका डायरेक्शन कैसा आएगा, सेम आएगा, सब ऊपर की तरफ आएंगे। केस सेकंड, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, तो भैया देखो अगर ये इस तरफ परफॉर्म कर रहा है, अगर ये इस तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ऑफकोर्स ओमेगा और थीटा तो ऊपर की तरफ रहेंगे, मगर अब एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा बेटा, नीचे की तरफ। अगर आपकी ब्लेड्स की स्पीड क्या हो रही है, तो कम हो रही है, तो ठीक है, दिस इज इट। अब इसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या आएगा बताएगा कोई, t-2। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, जीरो होगा, टाइम का होगा सेकंड के स्क्वायर का, मगर डिनोमिनेटर में तो t-2। और ये शायद से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ, नोट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन है इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0, ओमेगा कांस्टेंट रहता है क्योंकि, ठीक है। तो सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट। अब आगे का जो टॉपिक है, जो मोशन इन अ प्लेन का लास्ट टॉपिक है, मोशन इन अ प्लेन का रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वो मैं कर लूँगा क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाकी कल